हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएमएफआईएस की डिस्कशन को। हम लोगों ने अभी तक इसी पेज को कवर करा है। वैसे तो इस पेज को भी कवर नहीं करा है, सिर्फ दो पॉइंट्स को कवर करा है मुश्किल से, क्योंकि वो टर्म्स बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी रेडिएशन टर्म के बारे में। फिर हमने बात करी थी रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर था। लास्ट लेक्चर जो हमने बनाया था डैट वॉज अबाउट रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, जिसकी डेफिनेशन को हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। अब इसके आगे की बात को समझते हैं। राइटर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जब भी हम किसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ना दो दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, जो कि इसकी जड़ है बेसिकली। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा समझ जाओ कि ये दो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार हो पास्ट की घटनाओं से इंस्पिरेशन लेते हुए, तो अपनी कंट्री में भाई साहब आप बना लो न्यूक्लियर पावर प्लांट। अदरवाइज जैसे हो वैसे रहो, जितनी जीडीपी आ रही है उतनी आने दो। लालच एक बुरी बला है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का लालच करना, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर न्यूक्लियर पावर प्लांट का लालच कोई कंट्री क्यों ही करेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर आप सेटअप कर लो ना, तो काफ़ी हद तक ये जो कोल के उत्पादन से बिजली वगैरह जो पैदा होती है, ये बच जाता है आपका कोयला वगैरह। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इनफ मात्रा के अंदर बिजली वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि राइटर यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हमें मेरिट्स नहीं बताए जा रहे हैं। हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा हर एक चीज़ के ऊपर ना नेगेटिव टोन को डेवलप करना होता है। एडवांटेजेस हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, अभी उसके एडवांटेजेस कम हैं। यूज़ करोगे तो एडवांटेजेस तो निकल कर आएंगे अच्छी तरीके से, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो दुष्परिणाम ज़्यादा निकल कर आएंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए दो जो हैं वो आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, और पास्ट में बड़ी सारी घटनाएं ऐसी दुनिया भर के कोनों में देखी गई है। उनमें उनमें से तीन प्रमुख घटनाओं का जिक्र हमारे सामने ये हमें दिख रहा है। एक है 3 माइल आइलैंड का न्यूक्लियर एक्सीडेंट, दूसरा चेर्नोबिल डिजास्टर, एंड तीसरा फुकुशिमा इंसिडेंट। और दूसरी दिक्कत आती है विद रिस्पेक्ट टू कि जो न्यूक्लियर एक्टिव वेस्ट है, जैसे अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़ी सारी चीज़ें यूज़ करोगे, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए तीन प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी होती हैं उसके नाम भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन तीन जो सबसे खतरनाक और सबसे मेन है, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का भंडार है आपके पास, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? एक होता है यूरेनियम, एक होता है थोरियम, और तीसरा होता है प्लूटोनियम। जैसा कि मैंने आपको बताया और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन में, न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आपको पैदा करना है, ये तीन चीज़ें प्रमुख हैं। और ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। कोई भी मिस हैपनिंग अगर आपकी कंट्री में होती है, किसी के रीजन में होती है, उसका विनाशकारी प्रभाव सिर्फ उस रीजन या आपकी कंट्री पे नहीं, आसपास के पड़ोसी मुल्कों पर और इनफैक्ट पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है अगर बहुत बड़ी मिस हैपनिंग होगी तो ये जो रेडियो, मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हो, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपने देश के अंदर सेटअप कर रखे हैं, उनके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं कभी ना कभी तो वो ख़राब भी तो होंगी। जब वो ख़राब हो जाएंगी तो एक तरीके से वो आपके लिए बन जाएगा गार्बेज।
अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की भाषा में ऐसे गार्बेज को कहा जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, इसको आप सेफ तरीके से कहां पर डिस्पोज करोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के बारे में अपने देश में सोच रहे हो, तो उस कंट्री को पहले ये भी पता होना चाहिए कि आज तो ये प्लांट सेटअप हो जाएगा, आज तो इस प्लांट के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हैं वो एकदम फ्रेश हैं, लेकिन समय और वक्त के साथ जब ये डेप्रीशिएट होंगी, जब इनका वीर एंड टीयर होगा और जब ये यूज़ में नहीं आएंगी, तो वो बन जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट। चलो रेडियो एक्टिव वेस्ट तो ये बन गया, लेकिन ये कोई वेस्ट ऐसा नहीं है कि सुबह कूड़े वाले भैया आएंगे और डस्टबिन में काली पन्नी में बांधकर आप उसको दे दोगे। ये अगर अच्छे से डिस्पोज नहीं करा गया, ये रेडिएशंस इसकी फैलती चली जाएंगी और बहुत सारे लोगों को इससे फिर एक्सटर्नल और इंटरनल दिक्कतें हो सकती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो एक तो ये दो चैलेंजेस हैं प्रोमिनेंट तरीके से जो पैदा होते हैं अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर 3 इंसिडेंट्स का जिक्र करा गया है दोस्तों। इंसिडेंट्स कह लो आप इनको, एक्सीडेंट कह लो या डिजास्टर कह लो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 3 माइल आइलैंड की। 3 माइल आइलैंड दोस्तों, ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो कि हुआ था 28 मार्च 28 मार्च 1979 में। ये कहां पर हुआ था? दिस इंसिडेंट अकर्ड इन यूएसए, अमेरिका, जो कि उसका, और यूएसए और अमेरिका में कहां पर, उसके एक स्टेट के अंदर विच इज नोन एज पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया यहां पर हुआ था 28 मार्च 1979 को। यूएसए की जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट की हिस्ट्री है, यूएसए की न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में अभी तक जो यूएसए का इतिहास है, उसमें अभी तक का ये सबसे ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट माना जाता है। और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की रिसर्च वगैरह जो करता है, अमेरिका हमेशा इतना आगे रहने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर कोई दाग धब्बा लगे। लेकिन होते होते 1979 में 28 मार्च वाले दिन को अमेरिका को ये झेलना पड़ा। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट अमेरिका के अंदर, दुनिया का नहीं, अमेरिका के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका की जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अभी तक जो इतिहास रहा था, इसने बेसिकली यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर पैदा कर दिया था। तो हुआ क्या था बेसिकली, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी, बस वो तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से एक उसके ऊपर धब्बा लगा था। कितना ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करता है अमेरिका, एक सुपर पावर बनने की कोशिश करता है, अपने आप को वर्ल्ड का हेजिमन कहता है, क्या ही संभालेगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को, और न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट तो संभाला नहीं जा रहा। तो इस तरीके की क्रिटिसिज्म जो है वो यूएसएसआर, चाइना वगैरह ने इसके ऊपर लगाए थे। हुआ क्या था, ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जिसको हम 3 माइल्स आइलैंड कह रहे हैं, यहाँ पर एक तो जो इक्विपमेंट्स थे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये इक्विपमेंट का माल फंक्शनिंग हुई थी, एकदम से ख़राब हो गए थे। उसके बाद शुरू में तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सही से काम कर रहा था, लेकिन आगे चलकर जब ये इंसिडेंट हो गया था तो ऐसा देखा गया कि डिज़ाइन इसका अच्छा नहीं था, डिज़ाइन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और तकनीकी खराबी के अलावा देयर वर सम ह्यूमन एरर्स ऑल्सो।
जो इस सिस्टम पे बैठे हुए लोग पूरा काम कर रहे थे, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को संभाल रहे थे इन 3 माइल आइलैंड, उनकी भी कुछ जो उन्होंने कुछ चीज़ों को जो नज़रअंदाज उनको नहीं करना चाहिए था या बहुत हल्के में ले लिया उन्होंने कि ठीक है यार सब कुछ बढ़िया तरीके से चंगे तरीके से वर्क कर रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो गए थे उसको लेकर, जो इंसान मतलब बेसिकली इसको संभालते थे। तो यहाँ पर क्या कुछ डेथ वगैरह हुई, तो ये अच्छी चीज़ थी कि एक भी सिंगल इंसान भी नहीं मरा इससे। कुछ थोड़े से हेल्थ इफ़ेक्ट्स वगैरह, हल्के से हेल्थ इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो पैदा हुए थे इस जगह पर पेनिसिल्वेनिया के अंदर, इस पर्टिकुलर साइड पर, मतलब पूरे पूरे पेनिसिल्वेनिया के अंदर भी नहीं, लेकिन मरा कोई नहीं था। तो सब कुछ मतलब बच गया था। अब थोड़े से इससे हाई लेवल के इम्पैक्ट वाले इवेंट की बात करते हैं। डैट वॉज चर्नोबाइल। ये जो चर्नोबाइल डिजास्टर था, हम इसको यहां लिखते हैं, ये जो चर्नोबाइल डिजास्टर था ये भी एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, लेकिन इसको माना जाता है दोस्तों एज कैटास्ट्रॉफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट। कैटास्ट्रॉफिक इसलिए, जब भी वर्ड कैटास्ट्रॉफिक आता है तो हमेशा समझ जाया करो कि यहां पर किसी ना किसी इंसान की जान गई होती है, डेथ हुई थी यहां पर, डेथ्स हुई थी यहां पर, एक जन नहीं कुछ जन मरे थे, काफी नहीं मरे थे लेकिन कुछ मरे थे। ये इंसिडेंट अकर हुआ था ऑन 26 अप्रैल 1986। और न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं ना उनके नंबर होते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं 3 माइल आइलैंड की बात करूँ, ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या था, पेनिसिल्वेनिया के अंदर ये जो 3 माइल आइलैंड जो है, इसका 3 माइल आइलैंड के अंदर अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर का जो रिएक्टर था, यूनिट 2 जो रिएक्टर था, उसका पार्शियल मेल्ट डाउन हो गया था, मतलब वो पिघल गया था इक्विपमेंट मेल फंक्शन की वजह से, डिज़ाइन प्रॉब्लम की वजह से, ह्यूमन एरर्स की वजह से। ऐसे यहाँ पर ये जो चर्नोबाइल डिजास्टर था ये हुआ था जो चौथे नंबर का जो रिएक्टर था, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़े सारे रिएक्टर्स लगे रहते हैं, तो ये जो चौथे नंबर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था चर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो वहाँ पर कुछ जो है दिक्कत आ गई थी। और ये चर्नोबाइल बेसिकली है का, डेट तो हमने इसकी जानी कि 26 अप्रैल 1986 को ये हुआ था। ये है, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। और किसकी बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है यूक्रेन की। तो यूक्रेन जब यूएसएसआर का पार्ट था तो पर्टिकुलरली यूक्रेन की टेरिटरी में ये वाला इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट को, चर्नोबिल डिजास्टर को, वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर समझा जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर इन हिस्ट्री। और ये इकलौता ऐसा एक्सीडेंट माना जाता है जो कि कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हुआ था। इकलौता ऐसा इंसिडेंट माना जाता है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के फेलियर की वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से रेडिएशंस रिलीज होती हैं और उन रेडिएशंस की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हिस्ट्री के अंदर इसलिए है और इकलौता ऐसा एक्सीडेंट है इन द कमर्शियल न्यूक्लियर पावर, कमर्शियल मतलब जिसको प्राइवेट कंपनियां चला रही हो, जहां पर रेडिएशंस की वजह से पहली बार लोगों की किसी कमर्शियल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो रेडिएशन जो फैली उसकी वजह से लोगों की जान चली गई। दिस वॉज चर्नोबिल डिजास्टर। वहीं पर अगर हम बात करें
कि तीसरे इवेंट की, विच इज नोन एज फुकुशिमा इंसिडेंट। तो इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ये विजिबल हो। ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर था, ये सबसे लेटेस्ट है इन तीनों में। जैसे 3 माइल्स आइलैंड जो एक्सीडेंट हुआ था, वो हुआ था 1979 में। उसके बाद ये चर्नोबाइल हुआ था 1986 में। जो ये फुकुशिमा है, ये हुआ था मार्च 11, 2011, यानी कि 11 मार्च 2011 को। तो यहां पर हुआ क्या था, ये न्यूक्लियर डिजास्टर ना किसी तकनीकी कारण वगैरह की वजह से, ह्यूमन एरर्स वगैरह की वजह से नहीं हुआ था। ये होता भी नहीं, ये होता भी नहीं। और सबसे पहले मैं जगह बता देता हूँ। वैसे तो आपको हिंट मिल गई होगी, आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इसके बारे में। ये हुआ था जापान में, ये हुआ था जापान में। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियर डिजास्टर होता भी नहीं, लेकिन फिर भी क्यों हो गया, क्योंकि 9 मैग्नीट्यूड का 9 मैग्नीट्यूड का जापान में आया अर्थक्वेक। और वो टेक्टोनिक प्लेट जो थी, उसने सिर्फ लिथोस्फीयर के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर वार नहीं करा, समुद्र की सतह को भी हिलाकर रख दिया। तो अर्थक्वेक के साथ जापान के आसपास के वाटर्स में, जापान वैसे भी एक आइलैंड कंट्री है लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, तो वहां पर सुनामी भी आ गया। 11 मार्च 2011 के दिन ये सब कुछ हुआ। अब इसकी वजह से हुआ क्या, देखो क्या होता है दोस्तों, कि दुनिया का कोई भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, हमें इसके अंदर ना कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाता भी है और इसको भी खुद भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी इसको क्यों चाहिए होती है, ताकि लगातार जो कूलिंग सिस्टम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो ऑन रहे। पानी बहुत जल्दी गर्म होता रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, तो वो जो पानी है उसको बहुत जल्दी जल्दी हमें ठंडा भी करना होता है। लेकिन जब ये अर्थक्वेक और सुनामी आते हैं जापान के अंदर, इस फुकुशिमा नाम की जगह में, जहाँ पर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड था, तो इसने ना डिसेबल कर दिया एक तो पावर सिस्टम को, और उसके साथ साथ जो कूलिंग सिस्टम था उसको। और ऐसा हुआ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रिएक्टर्स के साथ। अब सोचो जरा, 3 रिएक्टर्स का पावर सिस्टम फेल हो गया, उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया एक साथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ओवर हीटिंग एकदम से होने लगी। ओवर हीटिंग के साथ साथ इतने ज़्यादा वो ओवर हीट हो गए कि वो मेल्ट डाउन कर गए, पिघलने लगे। अब यहां तक भी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एकदम से जैसे ही मेल्ट डाउन करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो थी, या हाइड्रोजन एज अ एलिमेंट जो था, उसका एक्सप्लोजन होने लगा। फूट फूट कर वो बाहर निकलने लगा। और इस कदर वो बाहर निकला कि उसने आसपास की जो बिल्डिंग्स थी, एक तो उसको डैमेज करना शुरू कर दिया इस हाइड्रोजन एक्सप्लोजन ने, और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो रेडिएशन था वो भी बाहर आने लगा। और जैसे ये 3 रिएक्टर के साथ हुआ, तो ये जो चौथा रिएक्टर था, इसके साथ भी ओवर हीटिंग, मेल्टडाउन होना
हाइड्रोजन एक्सप्लोजन का कारण बनना और रेडिएशन को रिलीज करना, ये 4 रिएक्टर के साथ एक साथ हो गया। और 4 रिएक्टर को जब बाद में देखा गया तो पैसे का भी बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि उन 4 रिएक्टर्स का परमानेंट लॉस हो गया था। अब उनका कुछ भी नहीं करा जा सकता था, पूरे पिघल गए जैसे बर्फ पिघल जाती है और पानी बन जाता है। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को ना दोस्तों एक लेवल दिया जाता है, जैसे हम अर्थक्वेक की बात करते हैं ना, कितने मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक आया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्टर स्केल, तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को भी नंबर दिया जाता है। तो इसको वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर दिया गया इस फुकुशिमा डिजास्टर को, लेवल 7। लेवल 7। और इसकी वजह से जो आपने खतरनाक टर्म सुनी थी मेरे साथ तीसरे लेक्चर के अंदर, दैट इज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, तो इसकी वजह से, इस पूरे इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है जापान के अंदर। तो समझ गए आप ये पूरे का पूरा डिजास्टर और जो इवेंट था ये किसके बारे में था? क्लियर हुआ? कोई डाउट? रिएक्टर बेसिकली देखो क्या है कि एक अंदर तो सब कुछ देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर दिखा देता हूँ। नॉर्मल उसके ऊपर क्या होता है, मयूर आप कह रहे हो ना किस चीज़ के बने होते हैं, तो उसके ऊपर ना नॉर्मल कोटिंग वगैरह होती है कि अंदर का ये जो पानी वगैरह है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से बॉयल हो रहा है, अंदर कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं और बाहर बड़े सारे मिनरल्स एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इनको ठंडा रखने की कोशिश करी जाती है। माइनिंग में होता है जैसे। लेकिन इसका जब रिएक्टर ही बेसिकली जो होगा, जैसे ये रिएक्टर्स है, ठीक है, और इनको भी देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये छोटे छोटे रिएक्टर्स हैं। अब इनके अंदर कोई भी तकनीकी कारण की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसका खामियाजा फिर पूरा शहर भुगतता है ना। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स का अगर मैं आपको मेल्ट डाउन दिखाऊं कि ये क्या होता है, तो ये देख रहे हो पूरा पिघल गया। अब आप इसके साथ क्या ही करोगे बताओ? एक तरीके से ऐसा दिख रहा है ना कि लोहा स्टील वगैरह ये सब कुछ जो है पूरी तरीके से पिघल गया, कुछ भी नहीं बचता है। नहीं, अब जैसे इसको अगर आप स्टडी करोगे तो जैसे वही किसी बिल्डिंग में आग वाग लग गई, उसके बाद जाकर हम उसको देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, ये सेम वैसी चीज़ है। लेकिन फिर वो वाली बात है कि अंदर का पूरा माल बाहर निकल गया। अब ये पर्सन एक बात बताऊँ, नॉर्मल कपड़ों में भी जा सकता था आपके और मेरी तरह। ये ऐसी ड्रेस सिल्वर विल्वर कलर की या ये इसके ऊपर मास्क वगैरह लगा के क्यों गया है? क्योंकि ये रेडिएशंस अब ये फेंकेगा, और रेडिएशन फिर कितने टाइम तक फेंकता रहेगा। और ये तो ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट हो जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर दें। अब समझ में फिर ये नहीं आ पाता है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और मतलब ये मेल्ट डाउन हुआ और उसके बाद ये जो वेस्ट यहाँ से निकल रहा है, जस्ट अ मिनट दिखाता हूँ, ये जो वेस्ट यहाँ से निकला, ठीक है, अब इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? है तो ये राख एक पाउडर ही, लेकिन नॉर्मल पाउडर नहीं है। वही तो मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको डस्टबिन वगैरह में आप काली पन्नी में बांध कर आप कूड़े वाले को सुबह दे दोगे कि भैया ये आग वाग लग गई थी कल और इसको राख वगैरह इसका जो जो भी पाउडर है इसको भरकर आप ले जाओ और इसको फेंक देना कहीं नदी नाले के अंदर। ये ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने से पहले ये समझ लेना चाहिए इंसानों को और एक पर्टिकुलर देश की सरकारों को कि ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ये ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, लाइक एक्सीडेंटल लीकेज एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये अपने आप में एक चैलेंज है कि हम इसको सेफली डिस्पोज ऑफ करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है, समझ गए?
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।